हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो 3 मेथड से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो उन वीडियोस के माध्यम से स्टूडेंट आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में लिखने के लिए, राइट। देखिए क्या होता है, एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया का टॉपिक। अगर मैं बीएससी की स्पेशली बात करूं तो वहां पर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 10 नंबर में या 15 नंबर में। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर आप उसके टाइप्स को यानी डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाएंगे और साथ में 10 पॉइंट सभी के मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बीएससी के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है। लेकिन क्या हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्जुगेशन पूछा जाए तो उस टाइम पर उसके तीनों टाइप्स को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम पेपर में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 5 नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, इसको भी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। यदि स्टूडेंट आप लोग आगे चल करके एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या आप लोग आगे चलकर सीएसआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक्स कवर करने वाला हूं ताकि आगे चल करके आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं सीएसआर नेट के अंदर वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होता क्या है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से फ्री डीएनए का जो कि नेकेड होता है उसको अपटेक करते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, फ्री डीएनए का अपटेक करते हैं अपने सराउंडिंग से या अपने इन्वायरमेंट से। आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये नेकेड डीएनए का क्या मतलब है। स्टूडेंट आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो मेन क्रोमोसोम होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। मान लीजिए अगर ये जो बैक्टीरियल सेल है ये डेड हो जाए, मान लीजिए कि मर जाए, इसका ऑटोलिसिस हो जाए, ठीक है। तो लिसिस होने के बाद ये जो सेल है वो भ्रष्ट हो जाती है, इसका जो डीएनए है वो भी ब्रेक हो जाता है और सेगमेंट्स में टूट जाता है। अब ये जो डीएनए है ये सराउंडिंग में पड़ा रहेगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और भी आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक कल्चर मीडिया तैयार किया है और उस कल्चर मीडिया के अंदर आप एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं जो कि सेम स्पीसीज के बैक्टीरिया है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया डेड हो जाता है, मर जाता है, अब ये जो डेड बैक्टीरिया का डीएनए है स्टूडेंट, इस डीएनए का अपटेक करता है दूसरी बैक्टीरियल सेल जिसे हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होता क्या है। वो बैक्टीरिया जो इस नेकेड डीएनए को अपटेक करता है, राइट, उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। और किसी भी बैक्टीरिया की जो कॉम्पिटेंट एबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है, राइट। ध्यान रखना, किसी भी बैक्टीरिया के इस डीएनए को टेक करने की, अपटेक करने की जो एबिलिटी है वो कॉम्पिटेंसी कहलाती है। तो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया जो होता है इस डीएनए का अपटेक करने के बाद होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इसको अपने क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक। और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट होने के बाद अब ये सेल कहलाती है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे, जो भी बैक्टीरियल सेल या जो भी कॉम्पिटेंट सेल इस एक्सोजेनस डीएनए को अपटेक करके उसे अपने क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर लेती है उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। The cells that have the ability of uptake DNA is known as competent cells। यानी ऐसी सेल जिसके अंदर इस डीएनए को अपटेक करने की एबिलिटी होती है उसे हम कॉम्पिटेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। वो भी बैक्टीरियल सेल ही होती है। दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बाय ग्रिफिथ इन 1928। ये जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के अंदर रिपोर्ट किया गया था 1928 में। किसके द्वारा? ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट हैं। अब हम स्टूडेंट ग्रिफिथ के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन की इस कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है, और फिर उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए।
पहला जो स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन कहलाता है, दूसरा जो स्ट्रेन है उसे हम आर स्ट्रेन बोलते हैं। एस स्ट्रेन वाले की क्या खासियत है, क्या खूबी है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। एस स्ट्रेन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो स्मूथ बैक्टीरिया है, यानी कि एनकैप्सुलेटेड है, यानी उनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। और आप लोगों ने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, वो जो है डेंजरस होते हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं और इन्हें हम वायरुलेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सक्षम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए। उसके बाद दूसरे जो बैक्टीरिया है वो है आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। इनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नॉन कैप्सुलेटेड कहा जाता है और ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, यानी कि ये बीमारी पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें दो प्रकार के स्ट्रेन देखे, एक तो बीमारी कोज करने वाला और एक बीमारी नहीं कोज करने वाला, ठीक है। तो इसको हम सिंपली वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट कह देते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है जो कि कैप्सुलेटेड है और वायरुलेंट है, डिजीज कोज करने में सक्षम है, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर यानी चूहे के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा कि वो जो चूहा है वो मर जाता है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि वो चूहा मरेगा ही। क्यों मरेगा? क्योंकि एस वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है उसके अंदर डिजीज कॉज कर देगा और वो मर जाएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट पहले से ही पता था कि भाई ऐसा होना ही है। उसके बाद दूसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया, ये जो आर स्ट्रेन वाला नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज नहीं करता है, बीमारी पैदा नहीं करता है, इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि भाई चूहा जिंदा है, ठीक है। इसके बाद ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के तीसरे स्टेप में क्या किया, ये जो एस वायरुलेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर डिजीज कोज करने की एबिलिटी है, बीमारी पैदा करने की क्षमता है इसके अंदर, तो इन्होंने क्या किया, इसको हीट किल्ड किया। इस बैक्टीरिया को हीट के जरिए मार दिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया मर चुके हैं और फिर उसके बाद इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, यानी चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने देखा भाई चूहा जिंदा है। अब तक ये जो तीनों के तीनों जो स्टेप्स थे ये बिल्कुल स्वाभाविक थे, ये ऐसा होना ही था। इसका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि आपने थर्ड स्टेप में भी आप देखो तो ये जो एस वायरुलेंट बैक्टीरिया है, अगर आप इसको पहले से ही मार दोगे तो मरा हुआ आदमी दूसरे को क्या मारेगा। तो जस्ट वही यहां पर भी एक्सपेक्टेड था कि भाई चूहा जिंदा रहेगा। एक्सपेरिमेंट के चौथे स्टेप को करने के बाद ग्रिफिथ खुद भी हिल जाते हैं, आखिर ये कैसे हो गया। चौथे स्टेप में हुआ क्या था, ये जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है जो कि नॉन वायरुलेंट है, यानी ये बीमारी पैदा नहीं कर सकते। दूसरे ये जो आपने देखा एस वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया जिन्हें हीट किल के जरिए मार दिया गया था, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप यहां पर भी रिजल्ट बिल्कुल स्वाभाविक ये था कि भाई चूहा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो आप देख रहे हैं आर वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया, ये बीमारी पैदा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो एस वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया जो कि हीट किल से मर चुका है, ये भी बीमारी कोज नहीं कर सकता। और इन दोनों के मिक्सचर को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो रिजल्ट देखने को मिला कि चूहा मर गया, डेड हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट का फोर्थ स्टेप ग्रिफिथ के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चूहा मरा कैसे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया है बीमारी कोज करने में, डिजीज को कोज करने में सक्षम नहीं थे, तो कैसे चूहा मर गया। यहां तक कि स्टूडेंट फोर्थ स्टेप को करने के बाद वो जो डेड माइस था, जो मरा हुआ चूहा था, जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें इन्होंने देखा कि इसमें जो है जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज कोज करने में सक्षम होते हैं वो जीवित मिले। तो चौथे स्टेप के बाद ग्रिफिथ जो थे उन्होंने बहुत तर्क वितर्क लगाया, बहुत सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको सिंपली, क्योंकि बाद में तो पता चली गया था कि क्या हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को देखने के बाद, तो यहां पर मैं आपको सिंपली बता दूं कि वहां पर हुआ क्या था। इस चौथे स्टेप के अंदर ये जो आर टाइप के बैक्टीरिया है जो कि जीवित थे, लेकिन ये बीमारी कोज करने में यानी डिजीज कोज करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास भले ही ये जो एस वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया है ये डेड हो चुका है, लेकिन इसका जो डीएनए है वो इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है और उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद इसका जो डीएनए है इसको अपटेक कर लेता है आर नॉन वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया और ये भी जो है वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली चौथे स्टेप में हुआ क्या था, ये जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे ये कन्वर्ट हो गए थे एस स्ट्रेन में बैक्टीरिया। और ध्यान रखना कि सभी नहीं कन्वर्ट हो गए थे, कुछ ही बैक्टीरिया कन्वर्ट हुए थे, लेकिन वो सारे बैक्टीरिया सक्षम थे उस चूहे को किल करने में, राइट।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये जो ग्रिफिथ थे, इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की खोज हुई थी और भी साइंटिस्ट ने इस बीच में काम किया था। फाइनली स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या है, अब हम उसको डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन कुछ ही स्पीसीज इसको परफॉर्म करती हैं, जिसका मैं अभी डिस्कस करूंगा फाइनली। देन उसके बाद एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस होता है, ये कल्चर मीडिया के अंदर 10 से 15 मिनट में ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसको स्टार्ट होने में, और 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो लिखेंगे स्टूडेंट नंबर फर्स्ट पॉइंट में, आप लोग इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले कि इसको ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवर किया था। देन उसके बाद इसके प्रोसेस को लिखेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट में प्रोसेस में लिखेंगे द डीएनए ऑफ डोनर सेल, यानी डोनर सेल का जो डीएनए है इस ट्रांसफर टू रेसिपिएंट सेल, यानी कॉम्पिटेंट सेल, जो ग्राही सेल होती है बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। वेयर इट अंडरगोज जेनेटिक एक्सचेंज, जहां पर इसका जेनेटिक एक्सचेंज होता है विद रेसिपिएंट क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी के प्रोड्यूस करने में। आगे लिखेंगे नंबर सेकंड पॉइंट, व्हेन ए रेसिपिएंट सेल इज एबल टू एब्जॉर्ब डोनर डीएनए, यानी जब जो है कॉम्पिटेंट सेल योग्य हो जाती है डोनर डीएनए को एक्सेप्ट करने में या एब्जॉर्ब करने में, एंड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, और वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, it is said to be competent cell. The double-stranded donor DNA molecule bind to the receptor site on the recipient cell surface. अब इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म की तरफ जाता हूं, ठीक है, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पर जाता हूं, आपको समझा देता हूं ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको एक बैक्टीरिया मैंने को बताया, सराउंडिंग में इसके मौजूद जो एक्सोजिनस डीएनए होता है, वो आ करके इसके जो सेल सरफेस होता है उस पर बाइंड करता है, और वहां पर भी कहां पर, जहां पर वो उसकी बाइंडिंग साइट होती है। अब ये जो कॉम्पिटेंट सेल होती है स्टूडेंट, इसको जो एक्सोजिनस डीएनए पड़ा हुआ है सराउंडिंग में, उसको अपटेक करने के लिए एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं, ये जिसे हम रिसेप्टर बोलते हैं, या कॉम्पिटेंट फैक्टर बोलते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, जिसके जरिए जो है डीएनए अंदर एंटर करता है, ठीक है। एक तरीके से जहां से वो एंटर करता है वहां पर एक पोर बन जाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। वहां पर उस डायग्राम में मैंने उस प्रोटीन, जो कॉम्पिटेंट प्रोटीन है, उसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, वहां से वो डीएनए एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जैसे ही ये अंदर एंटर करता रहता है तो यहाँ पर सेल सरफेस के पास ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो इसके एक स्ट्रैंड से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको रिमूव करती रहती है। तो इस प्रकार से फाइनली क्या होता है ना, वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में अंदर आता है, यानी बैक्टीरिया सेल के अंदर वो सिंगल स्ट्रैंड ही पहुंच पाता है एक्सोजिनस डीएनए का। सेल के अंदर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर ये जो है कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती है इसको स्टेबल करके रखती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सोजीनस का ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, जो कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर चुका है, अब ये जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम है उसके होमोलोगस रीजन में जा करके उससे एसोसिएट हो जाता है। अब जैसे ही वो एसोसिएट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के इस डायग्राम के अंदर आप लोग जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, यानी उसके अंदर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। दूसरी जो बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई दे रही है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अनसक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिए हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन अनसक्सेसफुल रहता है तो वो जो डीएनए है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक। आगे लिखेंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द डोनर फ्रेगमेंट आर क्लीव्ड बाय एंडोन्यूक्लियस ऑन द सरफेस ऑफ द रेसिपिएंट सेल टू ए साइज विच वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज। ये जो साइज होता है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी करता रहता है। आफ्टर अटैचमेंट टू द रेसिपिएंट सेल वॉल, जैसे ही वो एक्सोजिनस डीएनए है अटैच करता है सेल वॉल से, द डोनर डीएनए इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। ये जो डोनर डीएनए है ये फाइनली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है सून आफ्टर अपटेक, यानी कि अपटेक होने के तुरंत बाद वन स्ट्रैंड ऑफ द डोनर डीएनए डिग्रेडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, सो दैट इट बिकम ए सिंगल स्ट्रैंडेड, और फाइनली ये जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इमीडिएटली देयर इज नो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी, यानी एकदम से ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी नहीं होती है, यानी वो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो डायरेक्टली जाकर के
क्रोमोसोम से इंटीग्रेट नहीं होता है, थोड़ा उसमें समय लगता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, इवेंचुअली यानी आखिरकार द फ्रेगमेंट पेयर्स विद दैट रीजन ऑफ द रेसिपिएंट सेल क्रोमोसोम विद विच इट इज होमोलोगस, जेनेटिक एक्सचेंज टेक प्लेस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डोनर डीएनए कैरिंग वन और मोर जीन्स फ्रॉम द डोनर सेल बिकम इंटीग्रेटेड इन द होमोलोगस पोर्शन ऑफ द रेसिपिएंट डीएनए। ठीक, अब ये जो एक्सोजीनस डीएनए था, इसके अंदर जो जीन थे, अब वो जिस चीज को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे वही चीज ये जो है बैक्टीरियल सेल भी परफॉर्म करेगी। ध्यान रहे स्टूडेंट, इसके माध्यम से आप लोग इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर ये जो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इस प्रोसेस की काफी सारे यूजफुल एक्टिविटी है। सो स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रोसेस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फाइनली स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स के बारे में। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो मजबूत हो जाए। अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पहले लिखवाया वो सफिशियंट है। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग 10 पॉइंट भी लिख देते हैं तो वो सफिशियंट है, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो भाई समय बचा हुआ है, तब आप लोग लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। जीन ट्रांसफर के मेथड में आप इसको फिर दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार का होता है, एक है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है प्रकृति में, ठीक है, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ह्यूमन इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ये प्रकृति में अपने आप देखने को मिलता है। ये कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं, बहुत ही रेयर मैकेनिज्म है नेचुरल। तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया में परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि हम खुद से इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम बात करें नेचुरल के बारे में तो लिखेंगे रेयर मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम बैक्टीरियल सेल टू टेक अप डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, कॉलोनी के अंदर कुछ बैक्टीरिया, जो सेम स्पीसीज की बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनका जो फ्री डीएनए है वो ऐसे ही सराउंडिंग में पड़ा रहता है, तो उसका अपटेक कर लेते हैं दूसरे टाइप की बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अपटेक करने के बाद वो उनके मेन जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको परफॉर्म करती है, जैसे एग्जांपल बैसिलस सब्टिल्स या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसमें भी ये नेचुरली देखा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। ये जो है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा इन्वायरमेंट पे पड़े नेकेड डीएनए का अपटेक करता है। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन ये भी जो है इन्वायरमेंट से डीएनए को अपटेक करता है। इसमें भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। एंडोसाइटोसिस में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्या होता है कि जैसे बाहर जो डीएनए मौजूद है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, फिर उसके बाद वो अंदर की तरफ वो वाल चली जाती है और एक वेसाइकल फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फाइनली बैक्टीरिया में पाए जाने वाले आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व रहता है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होता है। इवन मैं कहूंगा आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम खुद से क्रिएट करवाते हैं। ऐसी बैक्टीरिया जो नहीं चाहती बाहर से डीएनए को अपटेक करना, हम जबरदस्ती अपटेक करवाते हैं। आपका क्वेश्चन होगा सर हम ऐसा क्यों करते हैं, ये क्रूरता क्यों की जाती है बैक्टीरिया के साथ? तो भाई ये इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, अगर वो इसके प्लाज्मिड के अंदर या इसके क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिजायर्ड डीएनए की काफ़ी सारी कॉपी बन जाए, तब हम उसके लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। या हम चाहते हैं कि उस डिज़ायर्ड डीएनए से जो जीन एक्सप्रेशन के रूप में हमें प्रोडक्ट मिलता है, अगर वो हमें मिल जाए तो भी हमारे लिए बेहतर, तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं बहुत ही हायर लेवल पर मेडिसिन बनाने के लिए, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिंथेसाइज की जाती है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप लोग सेकेंड ईयर में जाकर उसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर आप उसे कैल्शियम क्लोराइड से 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको ट्रीट करते हो, फिर उसके बाद सडनली आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वाल में पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, ठीक है। उस कल्चर मीडिया के अंदर, जिस कल्चर मीडिया के अंदर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को करवा रहे हैं, जिसमें सेम स्पीसीज के कुछ बैक्टीरिया हैं, जिनमें से कुछ बैक्टीरिया जो है डेड हो चुके हैं, या फिर सराउंडिंग में हमारा वो डीएनए डिजायर्ड डीएनए है जिसे हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं बैक्टीरिया कॉलोनी के अंदर,
तो उसमें सिंपली क्या होता है, देखो जीन ट्रांसफर के बहुत सारे मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है और भी कई प्रोसेस है जिसे मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो इसमें पोर्स बन जाते हैं जिसके द्वारा बाहर से वो जो डीएनए है उस पोर के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगा और फिर बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।